हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जहां से बार बार हमेशा हर सेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस हम उन्हीं टॉपिक को आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। गाइस, मैं बता दूं कि गाइस देखो, यूजीसी नेट मैनेजमेंट या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें हम, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन टाइप होते हैं, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो, तो बचे हुए टाइम में, मिनिमम टाइम में कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज पार्ट 1 क्लास, इसका लिंक मैं दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस क्लास को भी जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम होने के बाद भी हम आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहेंगे। नेट क्वालिफाई करने के बाद टीचिंग वैकेंसीज कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इसके रिगार्डिंग आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहेंगे इस चैनल पे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। हम क्लासेस के जो लिंक है वो शेयर करते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो वो भी शेयर करते हैं। प्लस क्लासेस की इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है तो वो भी शेयर कर देते हैं हम लोग। तो गाइस मेक श्योर इसको फॉलो करें। इन सभी के जो लिंक है हमने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेपर 1 के 100 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास ले ली है, तो गाइस मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें। ये पेपर 1 के 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। हम बेसिकली यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, और इसके अलावा मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। और भी एक दो यूनिट है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। तो गैस काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आराम से पूरी क्लास देखिए तसल्ली से। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। गाइस देखो, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आप सभी के लिए 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। तो अगर आपका टारगेट है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है कुछ भी करके, कैसे भी करके, तो वैसे आप एनरोल कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं। गाइस देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको नहीं छोड़ने हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। गाइस देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। तो नाम से पता चल रहा होगा, आई थिंक इसके बारे में आपको आइडिया भी होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब इसको किसने बनाया, तो गाइस इसको किसी सिंगल पर्सन ने नहीं बनाया है, बट एक नाम जो काफी इससे जुड़ा हुआ है वो है अल्बर्ट एस हम्फ्री का, एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर इन 1960। तो इनके नाम जो है इस स्वॉट एनालिसिस से जुड़े हुए हैं। अब कैसे स्वॉट एनालिसिस क्यों किया जाता है, एक बिजनेस को रन करने के लिए लंबे टाइम तक ये जो चीजें वो करते रहनी होती हैं, कि अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है उसको फोकस करना होता है, वीकनेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, थ्रेट क्या है उनको ऑब्जर्व करना होता है, और अपॉर्चुनिटीज क्या है उस पर काम करना होता है। तो अगर हम इन चीजों को करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो हम बिजनेस को लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। तो बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे कोर कॉम्पिटेंसीज, किस काम को करने में अच्छी है कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किस काम को अच्छे से कर लेती है। यूनिक एडवांटेज क्या है हमारे पास, टीम जो हमारे पास है वो कितनी अच्छी है, रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, मार्केट पोजीशन क्या है हमारी। वीकनेस में आ जाएगा आपका क्या क्या स्किल गैप है, क्या क्या सीख सकते हैं आपके एम्प्लॉयज, और रिसोर्स लिमिटेशंस हमारे पास रहती हैं। हर रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तो ये लिमिटेशन लिमिटेशन तो हमेशा रहती है। प्रोसेस इनएफिशिएंसीज भी देखने को मिल सकती है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो सकता है कि हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं यहाँ पर वीकनेस के अंदर। थ्रेट क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है ना, एक्सटर्नल ज्यादातर नेगेटिव फैक्टर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, मार्केट चेंजेस रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, रेगुलर चैलेंजेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस। अपॉर्चुनिटीज में मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसका हम फायदा उठा सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री चेंजेस, पार्टनरशिप एंड इमर्जिंग नीड्स। तो ये जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। अच्छा गाइस, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा उन सभी कैंडिडेट्स के जो जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं। वैसे जो हमारा पेड कोर्स है, कंप्लीट कंटेंट ए टू जेड कंटेंट, चाहे लेक्चर्स हो, नोट्स हो, या फिर मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही बायलिंगुअल होता है, लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी होती है। बट क्योंकि अभी एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, इनफैक्ट कल ही आपका एग्जाम है, कल 29 जून है, तो इसलिए मैंने क्लास को केवल इंग्लिश में रखा हुआ है। तो सॉरी फॉर दैट। मैं तो एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए एग्जाम में ज्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स कब किसने बनाई। तो ये आपको अगर फैक्ट पता है किसने बनाई, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे, यहाँ पर लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। सो जो बीसीजी है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, ये इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रूस हैंडरसन, द फाउंडर ऑफ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप।
इन 1968 while Henderson popularized the concept in 1970, एक ऐसे लिखा था, द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो द फ्रेमवर्क वाज कोलैबोरेटिव एफर्ट विद बीसीसी's एलन जैगन फर्स्ट स्केचिंग एंड रिफाइनिंग द मैट्रिक्स अलोंगसाइड हिज कलीग्स। तो गाइस देखो ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मेरे को बता ही दिया गया है कि यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा हमारे लिए खराब है, या कौन सा जो है हमारे लिए एवरेज परफॉर्म कर रहा है। सो बीसीजी एनालिसिस जो है ऑल्सो नोन एज बीसीजी मैट्रिक्स और ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज ए बिजनेस प्लानिंग फ्रेमवर्क यूज्ड बाय कंपनीज टू इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बिजनेस यूनिट। तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए बिजनेस यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती हैं। इसके बाद गाइस देखो, इट कैटेगराइज ऑफरिंग्स इनटू 4 क्वाड्रेंट ग्रिड बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो इन दो चीज़ों पे फोकस करते हुए हम लोग मार्केट 4 क्वाड्रेंट ग्रिड हमने बनाई हुई है। अब गाइस देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर ये मार्केट शेयर है, इस जगह पर मतलब ये लाइन जो है मार्केट शेयर की इस तरफ, और ऊपर की तरफ ये जो है ये है मार्केट ग्रोथ। तो सपोज करो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसका मार्केट शेयर काफी लो है और मार्केट ग्रोथ भी काफी लो है, दोनों चीजें लो हैं, तो उस केस में उसको हम कहेंगे डॉग। क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम डॉग। अब ये डॉग क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि डॉग लॉयलिटी आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि इसको डॉग कहते हैं। अगर मार्केट शेयर भी किसी प्रोडक्ट का कम है, मार्केट ग्रोथ भी कम है, तो डॉग के नाम से जाना जाता है वो क्वाड्रेंट। इसके अलावा अगर मार्केट शेयर उसका काफी मार्केट जो शेयर वो काफी हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है, तो उसे कैश काउ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कैश काउज। मार्केट शेयर काफी बड़ा है हमारा लेकिन हमारी उसमें मार्केट ग्रोथ जो है अच्छी नहीं हो रही है, उसे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैश काउज बोलेंगे। फिर आता है आपका लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। तो लो मार्केट शेयर है और मार्केट ग्रोथ काफी हाई है, तो इसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन मार्केट शेयर हमारे पास काफी कम है, तो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं हम इसमें अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और स्टार क्या होता है, ये सबसे अच्छा माना जाएगा जहां पर मार्केट ग्रोथ भी काफी हाई है और मार्केट शेयर भी काफी हाई है। ये हमारा स्टार प्रोडक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इस तरीके से बीसीजी मैट्रिक्स बनाई थी और इसको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं और इनफैक्ट काफी ज्यादा बार इससे क्वेश्चन बना भी है। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है गाइस। चलो एक बार देख लेते हैं। It is a strategic framework developed by Harvard Business School professor Michael Porter. It analyzes an industry's structure and profitability by evaluating 5 key competitive dynamics. तो इन्होंने 5 फैक्टर्स बताए जो कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना के दिया इन्होंने, कि जो कि हमारे एक बिजनेस को बता सकता है कि वो कितना कॉम्पिटेंट हो सकता है मार्केट में। सो दिस इज द पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी इसमें, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, threat of substitution, threat of new entrant and competitive rivalry। तो as ये जो 5 आपके फैक्टर्स हैं, इसी के बेसिस पे इसको बनाया गया था पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, और इन्होंने अपने नाम से दिया था। अब यहाँ पर आई थिंक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, गाइस देखो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव राइवलरी में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कितने मार्केट में, क्वालिटी डिफरेंस क्या है आपका कॉम्पिटिटर के साथ, जो अदर डिफरेंसेस अवेलेबल है। न्यू एंट्री जो होती है मार्केट में, आपके सिमिलर प्रोडक्ट मतलब आपके जैसी दूसरी कंपनी मार्केट में आ जाए, तो टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एंट्री, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट एडवांटेज, इस तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिल जाती हैं। तो एक थ्रेट रहता है न्यू एंट्री का। सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो अगर बायर आपसे बहुत अच्छे से बार्गेन कर लेता है तो आपको सस्ते में सामान बेचना पड़ेगा, और सप्लायर से आप अच्छे से बार्गेन नहीं कर पाते तो आपको महंगा सामान लेना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है काफी मैटर करती हैं बिजनेस में। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंपनी आकर के सब्सटीट्यूट कर दे, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इस पे काम करते रहना होता है कंपनी को, और इस चीज पे जो फोकस करते हुए आगे बढ़ना होता है। एक पॉटर्स का जेनरिक स्ट्रेटेजीज भी है, ये भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इट इज अ फाउंडेशनल बिजनेस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय माइकल पॉटर। दे आउटलाइन हाउ अ कंपनी कैन अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गाइस देखो लंबे टाइम तक टिके रहना, अगर किसी कंपनी को लंबे टाइम तक टिके रहना है कि मार्केट में, तो उसको इन 3 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बताया था कि 2 चीजों पर ही फोकस करना है स्टार्टिंग में। वो है आपका लोअर कॉस्ट या फिर डिफरेंशिएशन। अगर मार्केट में आपको लंबे टाइम तक अपनी कंपनी को टिका के रखना है, तो या तो आप अपने मार्केट में जो सामान जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस में अवेलेबल करवा दो सामान, तो आप लंबे टाइम तक टिके रहोगे।
या फिर डिफरेंशिएशन लेके आओ, मतलब आपके जैसा सामान जो है उससे थोड़ा सा हट के सामान लेकर के आओ, तो उससे क्या होगा, आपका सामान बिकता रहेगा मार्केट में, आप लंबे टाइम तक टिके रहोगे। तो ये है। बाकी यहाँ पर दो स्कोप भी बताए गए हैं कि आपको ब्रॉड या नैरो किस तरीके से आपको काम करना है। तो कॉस्ट लीडरशिप हो गई, मतलब आपका लोअर कॉस्ट या हाई कॉस्ट किस तरीके से काम करना है। डिफरेंशिएशन हो गया, जिसमें आपका सामान जो है बाकी लोगों से अलग है, जिसमें इसका बेस्ट एग्जांपल आईफोन है। आईफोन एंड्रॉइड से बिल्कुल अलग है, इसलिए आईफोन अपने आप में बहुत यूनिक है, डिफरेंशिएशन है उसके अंदर, इसी वजह से महंगा है ना। और फोकस की बात करें तो आपको नीच पे काम करना पड़ता है। जैसे आईफोन जो है केवल लग्जूरियस सामान ही बनाता है, जो एप्पल कंपनी है। आप देखो उसकी जो मैकबुक होती है वो भी काफी महंगी आती है ना, क्योंकि यूनिक है और उसके जैसा सामान कोई नहीं बना रहा है। तो इस तरह की जो चीजें उस पर फोकस करते हुए आपको काम करते रहना होगा, जिससे लंबे टाइम तक आप टिक पाओगे मार्केट में। बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है, बिजनेस आपके तीन स्ट्रेटेजीज होती हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजीज तीन तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। इसमें आती है आपकी, सबसे नंबर 1 पे आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिल्कुल हाई लेवल की स्ट्रेटेजी होती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी आती दूसरे नंबर पे, फिर ये दोनों ही तीसरे नंबर पे आती हैं। इनको कई बार अलग अलग बोला जाता है, कई बार एक ही बोला जाता है। जैसे फंक्शन, इसको कई बार इस तरीके से बोलते हैं ऑपरेशनल एंड फंक्शनल लेवल, एक ही बार में एक ही साथ बोल दिया जाता है, या कई बार इसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, इसमें हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, कंपनी को एक्सपेंड करने के जो डिसीजन होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कॉर्पोरेट ग्रोथ लेवल जो स्ट्रेटेजी होती है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन एंड मर्जर, जो बिल्कुल टॉप लेवल के डिसीजन है। फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज आएगी, जिसमें हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करते हैं कि कॉस्ट कितना हमें कम करनी है, डिफरेंशिएशन रखना है नहीं रखना है, फोकस एंड नीच, या तो जिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया है, यही था पोर्टर के जो आपके जेनरिक स्ट्रेटेजीज थी, वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज ही बताई थी उन्होंने। एक और आती है आपकी फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। इसमें एग्जीक्यूशन की बात होती है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है, ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, और किस तरीके से मार्केटिंग मिक्स रहना चाहिए हमारा, बिल्कुल ही ऑपरेशनल लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं। ये तीन तरह की स्ट्रेटेजीज हैं गाइस, ये लेता है आपका हायर लेवल मैनेजमेंट, ये लेता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये लेता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसके अलावा एसटीपी से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, इस बार दोबारा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस टॉपिक के ऊपर गाइस। एसटीपी स्ट्रेटेजी होती है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद सिमिलर नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बड़ी मार्केट को आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपके पास अलग अलग सेगमेंट हो चुके कि अब आपको पता है कि किसको टारगेट करना है, हमें पुअर कैटेगरी को टारगेट करना है, फिर जो रिच क्लास है उसको टारगेट करना है। तो आपने एक सेगमेंट कर दिया है ना, और वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ज्योग्राफिक बेसिस पे हो सकता है, लाइक कंट्री वाइज आपने, या स्टेट वाइज या क्लाइमेट वाइज आपने अपने सेगमेंट कर दिया मार्केट का, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस तरीके से। डेमोग्राफिक वाइज हो सकता है, जिसमें आपने एज बेसिस पे या जेंडर बेसिस पे, इनकम या एजुकेशन बेसिस पे डिवाइड कर दिया मार्केट को, यूथ, वीमेन, हाई इनकम, इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं। साइकोग्राफिक में आप लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी या वैल्यूज के हिसाब से आप कर सकते हो मार्केट को डिवाइड। बिहेवियर में आ जाएगा कि यूजेस क्या है, सामान का कितने बेनिफिट्स देता है, क्या लॉयलिटी रहती है, तो इसके बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है मार्केट को, सेगमेंटेशन की जा सकती है। तो कैसे किस टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन है। टारगेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो टारगेटिंग में क्या होता है कि सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू सर्व। आपने एक बार सेगमेंटेशन कर दिया, उसके बाद आपको अब टारगेट करना होता है, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे उसको टारगेट भी तो करना है, सेगमेंट होता है, वो तो सामान बेच पाओगे ना अपना। तो ये है गाइस। अब देखो इसमें आपका टाइप्स ऑफ टारगेटिंग में आ जाएगा आपका अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, वन प्रोडक्ट फॉर द होल मार्केट। आपने कोई मतलब कोई डिफरेंशिएट ही नहीं किया। जैसे सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट, आप देखा होगा कि चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर कोई खरीदेगा वो सामान। इस तरह का सामान भी हो सकता है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग हो सकती है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट सेगमेंट। जैसे आपने शैम्पू मैन के लिए अलग बना दिया, वीमेन के लिए अलग बना दिया, बच्चों के लिए अलग बना दिया, है ना। जैसे आपने देखेंगे टूथपेस्ट भी देखे होंगे, टूथपेस्ट बच्चों के टूथपेस्ट अलग आते हैं, है ना, मैन वीमेन के अलग, मतलब बड़े लोगों के अलग आते हैं। इस तरीके से भी आप टारगेट कर सकते हैं मार्केट को। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है, फोकस ऑन वन मार्केट सेगमेंट। जैसे लग्जरी वॉचेस वगैरह पे आपने एक पर्टिकुलर मार्केट को ही कैप्चर किया आपने। माइक्रो मार्केटिंग में क्या होगा, इंडिविजुअल कस्टमर आर मार्केटिंग। सो एग्जांपल है कस्टमाइज गिफ्ट, जो आप बनाते हो, जिससे कस्टमर जो आपको जैसा बोलेगा आप वैसा सामान बना के दोगे। तो टारगेटिंग इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में चीजों को डाल करके। पोजिशनिंग में क्या होता है, नाम से पता चला कि पोजिशन बनाई जा रही है यहाँ पर, क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज, कस्टमर के माइंड में एक यूनिक इमेज बनाना।
जैसे एग्जांपल वॉल्वो की अगर बात की जाए तो सेफ्टी हमारे दिमाग में आती है। रोलेक्स रोलेक्स की बात की जाए तो लग्जरी की बात हमारे दिमाग में चीज आती है। कोलगेट की बात की जाए तो डेंटल केयर की बात आ जाती है कि हाँ भाई टूथपेस्ट वगैरह की बात की जा रही होगी। तो एक इमेज बन चुकी है। आपने देखा भी होगा कि भाई गांव देहात में अगर जाओगे तो लोग ये नहीं कहते कि टूथपेस्ट लेके आओ, ये कोई नहीं कहते, कहते हैं चलो कोलगेट कर लो, है ना, सुबह उठ के कोलगेट कर लो। तो कोलगेट का मतलब है कि इमेज बन गई है कि भाई टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट है। पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज प्राइस बेस्ड हो सकती है, क्वालिटी बेस्ड हो सकती है, यूजर बेस्ड हो सकती है, बेनिफिट बेस्ड हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जो मार्केट उसको टारगेट कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। जैसे प्राइस बेस्ड पोजिशनिंग आप देखेंगे आईफोन की प्राइस बेस्ड भी पोजिशनिंग है, और उसको क्वालिटी बेस्ड भी पोजिशनिंग भी में भी डाला जा सकता है। तो यहाँ पर एक पोजिशनिंग कर देगी कि भाई आईफोन जो है वो महंगा ही होगा और अच्छा सामान ही देंगे वो। इस तरह की पोजिशन उन्होंने क्रिएट कर ली है। मार्केटिंग मिक्स गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस है। तो मार्केटिंग मिक्स किसने दिया था? ई जेरो मैककार्थी ने दिया था 1960 में, याद रखिए। ये ई जेरो मैककार्थी ने दिया था, ये फिलिप कोटलर ने नहीं दिया था। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फिलिप कोटलर ने दिया था, नहीं, ये ई जेरो मैककार्थी ने दिया था 1960 में। अच्छे से याद कर लो ये फैक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस आज की इस क्लास में, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 4 पीस फ्रेमवर्क जो है आपका, इसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, अच्छे से पता है और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। 7 पीस जो होते हैं आपके सर्विसेज में ऐड हो जाते हैं, 3 पीस इसमें और ऐड हो जाती हैं। जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो तो होता ही होता है। 3 पीस और आ जाती हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये जो है आपके प्रोसेस में यानी कि सर्विस में और चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। पीएलसी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो आपकी स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो जब भी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो होती हैं। स्टार्टिंग में हमारा प्रॉफिट जो है एक तरीके से माइनस में रहता है क्योंकि प्रोडक्ट आपने जस्ट बनाया है, आपको कॉस्ट बियर करनी है। जब तक कि आपका सामान सेल होना अच्छे से स्टार्ट नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में रहते हो आप स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन स्टेज में। फिर जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तब आपका प्रॉफिट जो है बढ़ना स्टार्ट होता है, प्रॉफिट आप पॉजिटिव में आ जाते हो। उसके बाद मेच्योरिटी आती है, आपका प्रॉफिट जो है बहुत हाईएस्ट पहुंच जाता है बिल्कुल। और प्रॉफिट जब हाईएस्ट पहुंचता है उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वहां से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर डिक्लाइन जब होता है, आपका सेल्स डिक्लाइन होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो रहती हैं। अब इन सभी स्टेजेस को एक बार देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं गाइस। तो देखो जो इंट्रोडक्शन होती है इसमें सेल्स लो होती है, आपकी ग्रोथ इसमें नहीं, पहले हम इंट्रोडक्शन स्टेज की बात कर लेते हैं। सेल्स लो होती है, प्रॉफिट भी लो होता है, आपका कंपटीशन भी काफी कम होता है क्योंकि आपने जस्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस ही किया है किसी प्रोडक्ट को। और स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है कि अवेयरनेस फैलाओ लोगों के अंदर, वो लोग सामान खरीदेंगे। फिर ग्रोथ स्टेज आती है जिसमें आपका सेल्स हाई हो जाता है, प्रॉफिट राइजिंग स्टेज में होता है, कंपटीशन भी इंक्रीज करने लग जाता है और यहाँ पर एक्सपेंशन जो है आप करते हो अपने बिजनेस का। फिर आती है मेच्योरिटी स्टेज जहाँ पर आपका सेल्स जो है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होती है, प्रॉफिट स्टेबल हो चुका होता है इस लेवल पे आते आते, कंपटीशन हाई हो जाता है और आपका जो आप स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंशिएट करना है। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो सामान नहीं बिकेगा। डिक्लाइन करना जो है फॉलिंग, यहाँ पर सेल्स जो है फॉल करना स्टार्ट कर देती है, प्रॉफिट लो हो जाता है और कंपटीशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके थे मार्केट में। अब यहाँ पर या तो आप विड्रॉ कर सकते हो, फिर हार्वेस्ट कर सकते हो, अपना सामान जो भी आपने लगाया था उसको आप बेच करके आगे बढ़ सकते हो, किसी दूसरी मार्केट में स्विच कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स और ग्रुप सिलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज द प्रोडक्ट। तो भाई एक कंज्यूमर किस तरीके से करता है सारी चीजें, कंज्यूमर कैसे परचेज करता है, क्या डिसीजन लेता है, किस तरीके से चीजें रहती हैं, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम। ये जो आपका प्रोसेस भाई इसको रट लो, अच्छे से याद कर लो, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेजेस को अच्छे से याद कर लो, प्रोसेस को। तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आती है नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले उसको नीड होती है किसी चीज को खरीदने की कि क्यों खरीदना है। फिर इन्फॉर्मेशन सर्च होती है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो इवेल्युएट करता है अल्टरनेट्स को, फिर परचेज डिसीजन लेता है, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। गाइस ये आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज आता है इसमें आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आइडिया जनरेट होगा, फिर आइडिया स्क्रीनिंग की जाती है, फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है, फिर बिजनेस एनालिसिस किया जाएगा, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्ट मार्केटिंग होगी, फिर कमर्शलाइजेशन होगा, उसके बाद रिव्यू मार्केट परफॉर्मेंस होगा। तो गाइस ये भी प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पहले भी कई शिफ्टों में कई बार एग्जाम बन चुका है आपके यूजीसी मैनेजमेंट में। तो अच्छे से याद कर लो इसको गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर।
तो कौन कौन से फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कल्चरल फैक्टर होता है जिसमें आपका कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक आप किस सोशल क्लास में रहते हो, है ना, सब कल्चर क्या है आपका। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप टीचर हो और कॉलेज में पढ़ाते हो, तो ऐसे में आपका जो कल्चर है वो आसपास की टीचर से मिलकर के बना हुआ है, आप उनसे डेली मिलते हो। और उन्होंने किसी ने एक कार परचेज करी तो आप बहुत हाई चांस है कि आप भी कार परचेज करने का प्लान कर लोगे। और उसमें से किसी एक ने भी अगर किसी चीज का विरोध किया तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप में से भी काफी लोग जो है उस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कहने का ये कि जो आपका कल्चर है वो काफी अफेक्ट करता है। जो जिस भी आप कल्चर से आते हो, या जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है, जो आपका फैमिली का बैकग्राउंड है, या फिर जो भी आपका जहाँ भी जिस भी सोशल क्लास में आप रहते हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सोशल, फैमिली, फ्रेंड्स, रेफरेंस ग्रुप्स। पर्सनल में आ जाएगा आपका आपकी खुद की एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड साइकोलॉजिकल में आ जाएगा आपका आपका मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एटीट्यूड। ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। उसमें ये चीजें गिवन होंगी। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ, मोटिवेशन जो है, लर्निंग जो है, ये आपका साइकोलॉजिकल में आता है। इसलिए इन फैक्टर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो गाइस देखियो, इसका सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोक्योरिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। भाई, फाइनेंस को आपको उठाना है मार्केट से एक मिनिमम कॉस्ट में, और उसको यूटिलाइज करना है उस फंड को ऑप्टिमम लेवल तक, ताकि हम अपने जो वैल्यू ऑफ फर्म उसको मैक्सिमाइज कर सकें, और जितना हमने मार्केट से उठाया उसको हम रिटर्न दे सकें। मतलब इक्विटी लिया है तो रिटर्न देना है, और लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना है। इसमें गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर मिलकर बनता है डेट और इक्विटी से। अगर आपके बिजनेस में 100 रुपए लगे हैं तो 100 रुपए कहाँ से लेके आए हो आप? दो रास्ते होंगे, या तो आपने 80 रुपए अपने जेब से लगाए, 20 रुपए का आपने लोन ले लिया, तो इक्विटी होगी आपकी 80 रुपए की, डेट हो गया आपका 20 रुपए का। तो जो भी बिजनेस में पैसे लगाए गए हैं वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसमें आपके इक्विटी कैपिटल में आ जाएंगे जो सोर्सेज होते हैं, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपके सोर्सेज हैं इक्विटी कैपिटल के। डेट कैपिटल की अगर हम बात करें तो डिवेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो हैं ये आपके डेट कैपिटल के पार्ट हो जाएंगे। चलो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की। तो ये गाइस 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। इन्होंने कहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंट होता है। रिलेवेंट मतलब कि फर्क पड़ेगा आपकी जो जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका फर्क पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। सो इन्होंने बोला कि डेट इज चीपर देन इक्विटी। जो डेट है वो सस्ता है और चीपर है, इस वजह से ज्यादा डेट अगर हम यूज करेंगे तो उसका उस चीज का एडवांटेज मिलेगा। सो इंक्रीजिंग डेट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर डेट हम इंक्रीज करेंगे तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो नीचे आ जाएगी। सो इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इन्होंने कहा था। डेविड ड्यूरेंट नाम है इनका, याद कर लो अच्छे से। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिलेवेंट होता है। अजम्पशंस क्या आती हैं? कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिए, अजम्पशंस बहुत जरूरी है। कई बार अजम्पशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो अजम्पशंस क्या क्या है। तो अजम्पशन क्या आती है? कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इक्विटी की कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है, दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट थ्योरी है आपकी वो है आपका नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एनओआई अप्रोच। इसको प्रपोज किया था डेविड ड्यूरेंट ने। मतलब ये दोनों थ्योरी इन्होंने ही दी है। इसमें उन्होंने बोला कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो इररिलेवेंट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे डेट लो चाहे इक्विटी लो। फर्म वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। अब ये ऐसा क्यों बोला इन्होंने? इन्होंने ऐसा इसलिए बोला था कि भाई जैसे जैसे आप ज्यादा डेट यूज करोगे तो उस केस में इक्विटी वालों को टेंशन हो जाएगी। इक्विटी वाले ये बोलेंगे कि भाई अगर अगर 100 रुपए कंपनी कमाती है तो उसमें से 80 रुपए तो डेट जो लोन लिया है, लोन का पैसा यानी इंटरेस्ट देने में चला जाएगा, हमारे लिए तो सिर्फ 20 रुपए ही बचेंगे। तो हमारी तो अर्निंग कम हो जाएगी ना, और हमारे हमें रिस्क भी रहेगा कि भाई पता नहीं हमारे लिए पैसे बचेंगे भी नहीं बचेंगे, पता लगे पूरा पैसा इंटरेस्ट में चला गया। तो इनका जो इक्विटी वालों का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ कैपिटल है, या जो इनकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, मतलब रिटर्न की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या है, जो आपको ज्यादा डेट लेने की वजह से फायदा हुआ था वो इक्विटी की कॉस्ट बढ़ने की वजह से सेट ऑफ हो जाती है। तो इस वजह से जो है टोटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रह जाती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इस थियरी में बोली गई हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला कि भाई बीच का रास्ता अपनाओ, ना एनआई अप्रोच अपनाओ ना एनओआई अप्रोच अपनाओ, इसके एक बीच का रास्ता निकालो। इन्होंने ये बोला ट्रेडिशनल अप्रोच में। इसमें बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रिलेवेंट है। सो मॉडरेट डेट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक मॉडरेट लेवल का डेट यूज किया जा सकता है जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किया जा सकता है।
अगर हम एक्सेस डेट यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक बीच का रास्ता निकालो, ये इस थ्योरी ने बोला। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो भी क्या कहती है कि रिलेवेंट है। ठीक है, फिर मोदी ग्लियानी मिलर थ्योरी करके है, इसको डेवलप किया था फ्रैंको मोदिग्लियानी एंड मैर्टन मिलर ने, 1958 की बात है ये। अब इन्होंने दो अलग अलग बातें बोली कि अगर हम टैक्सेस की विदाउट टैक्स की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब टैक्स ही नहीं लिया जा रहा है हमसे, तो फिर उस केस में जो कंप्लीट चीजें हैं वो हमें पे आउट तो करनी है, हमें पैसे तो देने ही है ना, डेट को भी पैसे देने हैं, इक्विटी को भी पैसे देने हैं, तो ये चीजें जो है मैटर नहीं करेंगी। आप इन्वेंशन करिए, इनोवेशन लेके आइए अपने फील्ड में, और जितना आप अच्छा इन्वेंशन करेंगे उतना बेटर रहेगा, और उससे जो चीजें वो ग्रोथ होंगी, कंपनी आपकी ग्रोथ करेगी। तो ये अगर टैक्सेस की बात की जाए तो फिर उस केस में उन्होंने बोला कि फायदा होगा, उस केस में यहाँ पे इन्होंने बोला कि रिलेवेंट रहेगा, मतलब रिलेवेंट थ्योरी हो जाएगी फिर ये। अगर विद टैक्स की बात करें, डेट इंक्रीज फर्म वैल्यू बिकॉज द टैक्स शील्ड मिल जाएगी, बिकॉज देखो इंटरेस्ट पे हम टैक्स पे नहीं करते, हमें टैक्स पे करना होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब जो आपका इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है उस पर टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर टैक्स शील्ड की वजह से हमें बेनिफिट मिलता है, और जिससे जो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो विदाउट टैक्स इरेलीवेंट हो जाएगा और विद टैक्स रिलेवेंट हो जाएगा। इन्होंने भी दो बातें बोल दी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें वो हो गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक कंपैरिजन है, एनआई अप्रोच में बोला गया कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, हाँ मैटर करता है, रिलेवेंट है। एनआई अप्रोच क्या मैटर करता है, नहीं करता है, मैटर नहीं करता। ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा कि हाँ भाई मैटर करता है, यस ऑप्टिमल लेवल मैटर करता है, रिलेवेंट होगा। फिर विदाउट टैक्स कहती है कि मैटर नहीं करता, और जो विद टैक्स कहती है कि मैटर करता है ड्यू टू आपका ये टैक्स शील्ड की वजह से, है ना। टैक्स शील्ड का मतलब समझ गया ना, कि हमें टैक्स पे नहीं करना होता है, इस वजह से हमें स्विच का एडवांटेज मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट ए कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम जो अर्न करना पड़ेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉस्ट हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट हो गया केडी, तो केडी क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ डेट जो हमें इंटरेस्ट पे करना है टैक्स हटा करके। सपोज को 100 रुपये है, तो 80 रुपये अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो क्योंकि आपने लोन लिया था, तो 80 रुपये जो क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ डेट। सो डेट इज चीपर बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, क्योंकि इंटरेस्ट हमें टैक्स तो देना नहीं पड़ता, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, इस वजह से जो है आपका डेट चीपर हो जाएगा यूज करना। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड कैपम, अलग अलग मेथड होते हैं गाइस इसको कैलकुलेट करने के। आप गाइस क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम है और काफी लंबी क्लास में नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करने हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट जो हमने पेड क्लास लिया पढ़ा रखी है, हमारा जो हमारा पेड कोर्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई ग्रोथ मॉडल कैसे काम करता है, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। कैपम को फिर भी हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए। तो ये कैपम मॉडल इस तरीके से इसकी इक्वेशन होती है, याद कर लीजिए। सो आपका ईआर का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरएफ का मतलब होता है आपका रिस्क फ्री रेट, प्लस बीटा, बीटा मेजर्स द सिस्टमेटिक रिस्क। गाइस देखो रिस्क दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब है कि जो होगा ही होगा, उसको हम कुछ भी करके उसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, हमें फेस करना ही पड़ेगा। मार्केट में अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिसी बनाती हैं वो क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई जा रही है। अगर टैक्सेशन कोई नई पॉलिसी आ गई टैक्स की, या कोई नई फीस पे करनी है, या बिजली के बिल बढ़ गए, तो वो क्या है, वो सिस्टमेटिक रिस्क, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और बीटा जो है उसी चीज का मेजर है, उसी चीज को मेजर करता है। एक आता है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसको आप डाइवर्सिफाई करके या कुछ चेंजेस करके उसको मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज कर दो, या कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज कर दो, या नए नए तरीके से जो है आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, वो आपका अनसिस्टमेटिक चीजें हो जाएंगी, है ना। मतलब उस रिस्क के अंदर आ जाएगा, जिसको आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सो बीटा जो है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक रिस्क होता है। ERM का मतलब है यहाँ पर मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये आपका मार्केट रिटर्न हो जाएगा, एक्सपेक्टेड, ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, और माइनस कर देंगे हम RF, दैट इज रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रिटर्न। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, तो फिक्स डिपॉजिट आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये कम हो सकता है, 7%, 6% भी हो सकता है और 8% भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ये फिक्स रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर गाइस देखो, जो कैपम है, अगर सपोज करो अगर आपने टाटा कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, तो आप ये चाहोगे ना कि भाई 8% से ज्यादा ही आपको रिटर्न दे ये शेयर। क्यों? क्योंकि 8% तो ऑलरेडी आपको एसबीआई दे रहा है ना, बिल्कुल रिस्क फ्री है, उसमें आपको तो कुछ जाना ही नहीं है, आपका कैपिटल भी आपको वापस मिलेगा, आपको 8% रिटर्न में मिलेगा। लेकिन अगर आप टाटा कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आप ये चाहोगे कि 8% से एटलीस्ट मुझे ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ ना, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, हो सकता है मेरा कैपिटल ही डूब जाए, जो मैंने पैसा लगाया वही डूब जाए। तो इस केस में फिर हम ये वाला मॉडल अप्लाई करते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि भाई 8% तो मुझे मिले ही मिले, जो मेरा फिक्स है, जो मुझे बैंक से भी मिला था, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस क्योंकि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। अब एक्स्ट्रा रिटर्न जो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बीटा जो सिस्टमेटिक रिस्क है प्लस एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 15% के आसपास मुझे मार्केट रिटर्न मिल सकता है, और उसमें माइनस कर देंगे रिस्क फ्री रेट जो कि 8%, जो कि आपको फिक्स रेट मतलब फिक्स डिपॉजिट दे रहा है। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7% बचेगा, यानी कि 8% ये प्लस बीटा सिस्टमेटिक रिस्क और 7%, तो लगभग लगभग 14-15% के आसपास आपको जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो फैक्टर है बीटा, वो डिपेंड करेगा कि वो इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा। बीटा अगर 1 होगा, सपोज करो बीटा अगर 1 हुआ, तो उस केस में 8% या 7% ये 15% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। बीटा अगर कम हुआ, 1 से कम हुआ, जैसे 0.5 हो गया, तो फिर जो 7% है उसकी वैल्यू 3.5 बचेगी। तो 8% प्लस 3.5%, 8, 9, 10, 11, 11.5% का रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये कि हमें 8% से ज्यादा रिटर्न चाहिए ही चाहिए, तभी हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम फिक्स डिपॉजिट नहीं कर लेंगे। तो ये चीजें चलती हैं इस तरीके से। अगर हम बात करें आगे इस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो जितना भी आप डिविडेंड पे करते हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, वही आपकी कॉस्ट हो जाएगी। सपोज करो 10% है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, और 100 रुपए का एक आपका शेयर का प्राइस था, प्रेफरेंस शेयर था, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगी? 10 रुपए, क्योंकि आपको 10% देना है। 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपए होगी। यहीं पर गाइस अगर हम बात करें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो यहाँ पर सभी को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेट की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम इक्विटी की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेफरेंस की बात भी कर रहे हैं। तो सपोज कोई कंपनी ने 100 रुपए लिए, डेट लोन लिया, 200 रुपए इक्विटी ली, और प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपए की इशू किया, तो टोटल जो है आपका कितना हो गया? 400 हो गया। इन सभी की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सभी कॉस्ट निकालोगे तो क्या कहलाएगा? आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। तो जितना भी इसका इसमें वेट निकाला जाता है कि कितना वेट, मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए टोटल 100 रुपए हैं, तो इसमें से 80 रुपए आपका डेट हो गया, 10 रुपए का इक्विटी, 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, तो ये आपका वेट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें कि कितनी किसकी कॉस्ट है। इसकी 5% कॉस्ट है, इसकी है 10% कॉस्ट, इसकी है 7% कॉस्ट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिवरेज की, तो गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, दोबारा भी बनने के बहुत हाई चांसेस है। ऑपरेटिंग लिवरेज ये नापता है कि क्या हम अपने मतलब जो हमारा ऑपरेशन चला, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, क्या हम उनको मतलब रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जैसे आपका रेंट वगैरह हो गया कंपनी का, या जो भी आपकी रेगुलर खर्चा ऑपरेशनल कॉस्ट जो निकल के आती है, क्या उसे भी रिकवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अच्छा, दो फॉर्मूले होते हैं, एक परसेंटेज के रूप में फॉर्मूला है, एक एब्सोल्यूट टर्म में भी फॉर्मूला होता है, उसकी बात हम करेंगे आगे वीडियो में। तो यह होता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। परसेंटेज चेंज इन एबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो सपोज करो सेल्स जो है आपकी 20% से इंक्रीज हुई, और एबीआईटी इंक्रीज कर दी 40% से, तो क्या हो जाएगा? 40% यहाँ पर, 20% यहाँ पर, डिवाइड करोगे तो 2 निकल के आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगी? 2। अब ये क्या इंडिकेट करता है? हायर ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर ये हाई वैल्यू निकल के आती है, मीन्स हायर बिजनेस रिस्क, आपका बिजनेस रिस्क काफी हाई है। ठीक है, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर है और सेल्स नीचे है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिवरेज की, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि जो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो आपको उठानी ही उठानी है, क्या वो आप रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे आपका डिविडेंड हो गया, आपका इंटरेस्ट जो आपको पे करना है लोन वगैरह पे, क्या उतना भी कंपनी रिकवर कर पा रही है अपनी अर्निंग से, उतना भी रिकवर नहीं कर पा रही है। तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। सो यहाँ पर गाइस अगर हायर फाइनेंशियल लेवरेज होगा मींस हायर फाइनेंशियल रिस्क होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कंबाइंड लेवरेज, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो अगर हम सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकालें तो परसेंटेज इन एपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज इन सेल्स, इसको पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपके एब्सोल्यूट टर्म में क्वेश्चन बनते हैं। एब्सोल्यूट टर्म में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है, गाइस आप ना इस चीज से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो गई है। ये ऑपरेटिंग लेवरेज, सारे ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूले डाल दिए हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद ही कर लो, बाकी आपका फाइनेंशियल और कंबाइंड का आपको दिखा देता हूँ मैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। बाकी जो फॉर्मूले हैं इस तरीके से काम करेंगे। जो आपका फाइनेंशियल लेवरेज होता है वो होता है आपका ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, और उसके बाद कंबाइंड लेवरेज क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि ईबीटी हो जाएगा। ठीक है, ये ईबीटी नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसको याद रखना इतना आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला ये होता है कंट्रीब्यूशन। आप ये कुछ मत देखो, ये भी मत देखो, सिर्फ इतना देखो, ये फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है, ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो क्या बचा? कंट्रीब्यूशन, और नीचे बचा ईबीटी। तो ये फॉर्मूला जो है हो जाएगा आपका कंबाइन वाले का, नीचे वाले का फॉर्मूला हो जाएगा। कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन, ये वाला, और ईबीटी आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो गाइज इसको याद कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स हटाने के बाद जो अर्निंग बची है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसका भी हटा दो, जितना भी डिविडेंड बचा है तो उसके बाद डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है उससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन चुका है पहले। अगर गाइस हम बात करें वर्किंग कैपिटल के अप्रोचेस की, तो गाइस तीन तरह की अप्रोचेस होती हैं: हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव अप्रोच। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो गाइस देखो, आपका कंजर्वेटिव अप्रोच जो होती है, दैट मेंटेन्स हाई कैश रिजर्व, जनरस कस्टमर क्रेडिट टर्म्स एंड लार्ज इन्वेंट्री बफर्स टू अवॉइड स्टॉक आउट्स। मतलब कि यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि जो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, मैं आपको बताता हूँ। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है? जो हमारा वर्किंग कैपिटल है उसको हम फाइनेंस करते हैं अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज से। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज से उसको हम क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, है ना, हम कभी आउट ऑफ स्टॉक ना हो और हम अच्छे से काम करते रहें। अग्रेसिव अप्रोच में क्या हो जाएगा? अग्रेसिव अप्रोच में हम वर्किंग कैपिटल को फंड करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं हमारे फंड के, उससे हम इसको वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं? फंड करते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू करते हैं अग्रेसिव अप्रोच के अंदर। और मॉडरेट में, यानी मैचिंग और हैजिंग में क्या आ जाएगा? हैजिंग में आ जाएगा कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको हम फंड करेंगे लॉन्ग टर्म से, और जो टेम्पररी यानी कि जो सीजनल वर्किंग कैपिटल है उसको फंड करेंगे हम शॉर्ट टर्म से। तो ये आपकी मैचिंग अप्रोच कह सकते हो, फिर हेजिंग अप्रोच भी कह सकते हो। ये जो अप्रोचेस हैं गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं गाइस, कैपिटल बजटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ को अच्छा बनाने के लिए इसको जो है किया जाता है। तो इसका प्रोसेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सबसे पहला काम आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल उसको आइडेंटिफाई करना, फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना, फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना, फिर इंप्लीमेंटेशन करना, देन परफॉर्मेंस रिव्यू करना। तो ये जो है आपका एक प्रोसेस आ जाएगा इसके अंदर। कैपिटल बजटिंग की कुछ टेक्निक्स, जैसे आपके ट्रेडिशनल टेक्निक में आ जाएंगे आपके पेबैक पीरियड हो गया, आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ये आपका ट्रेडिशनल में आ गया। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या फिर आप कह सकते हो मॉडर्न टेक्निक भी कह सकते हो इसको आप। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ठीक है, अब कैसे देखो, जो आपका पेबैक पीरियड है उसको, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है: ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, अभी मैं बस फॉर्मूला बस पढ़ाता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, बस रिवीजन पर्पज से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज को पहले पढ़ा होगा।
है ना, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, बस इनको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी, सपोज करो 5 लाख की आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है, और एनुअल कैश फ्लो जो है सपोज करो 1 लाख रुपए का है, तो डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब 5 साल लगेंगे आपको रिकवर करने में आपके अपने इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद आपका जितना भी फंड आएगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, जितना भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो जितना जैसे जो आपका निकालते हैं जनरली हम लोग जो प्रॉफिट निकालते हैं कि जितना भी, सपोज करो हमने हमारी कंपनी ने 100 रुपए कमाए, हमारी कंपनी ने 1000 रुपए लगाए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, और मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपए 100 से, तो 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया, मतलब 10% जो हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया कि हमारी कंपनी जो 10% कमा रही है। इस तरीके से जो है इसके अंदर चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी मेथड। इसके अंदर guys क्या होता है, एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम, जितना भी कैश इनफ्लो हुआ है उसको माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सपोज करो अगले 5 साल में हमें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो हमने जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो निकल गई 7 लाख रुपए, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की थी 5 लाख रुपए की। इसका मतलब कि अभी भी हम 2 लाख के फायदे में हैं। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को ले सकते हो, कर सकते हो। देखा जाए तो 10 लाख आपको टोटल रुपए मिलने वाले हैं, 10 लाख में से माइनस करना चाहिए था मैं 5 लाख, लेकिन नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उस 10 लाख की, कि जो अगले 5 साल में हमें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसकी आज वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 7 लाख है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका मेथड है। ये क्या होता है, आई आर इज द डिस्काउंट रेट जहां पर एनपीवी बिकम्स जीरो। ये इस फैक्ट को याद करो कि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले बन चुका है और दोबारा से पूछा जा सकता है। सो एट आई आर आर एनपीवी इज जीरो, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप कैलकुलेट करते हो। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आई आर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो इस डिसीजन रूल में बता देता हूँ आपको कि अगर आई आर आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे हम, इक्वल है तो इंडिफरेंट होगा, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट को हम, और आईआरआर अगर कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो फिर हम उसको रिजेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। नेक्स्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके अंदर गाइस क्या होगा, कुछ नहीं करना, वही जो हमने ऊपर पेबैक पीरियड था उसी को हमने यहाँ पर बस प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जितना आएगा हमारा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सपोज करो हमारा 12 लाख रुपए जो है, हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है जिससे हमें 12 लाख रुपए मिलने वाले हैं अगले 5 साल में। हमने जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो 10 लाख रुपए निकल के आई। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 10 लाख हो गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, डिवाइड कर दोगे तो 2 निकल के आ जाएगा। तो अगर ये जो 2 निकल के आया है, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे इस वाली इन्वेस्टमेंट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आंसर जो हमने इसको डिवाइड किया वो 1 से कम निकल के आता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते, और अगर 1 निकल के आएगा, इक्विवेलेंट होगा तो इंडिफरेंट होगा, आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, आपकी चॉइस है। आप सभी टेक्निक्स को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो पेबैक पीरियड और एआरआर को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंसिडर नहीं करते, बाकी सभी मेथड जो है आप कंसिडर होते हैं। बाकी चीज़ें आप एक बार देख लो, मैंने आपको समझाई दी हैं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। आप कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रेशियोज है जिसको हम गो थ्रू करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांस रहते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में उसको आपको सिंपली पुट करना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो ये होता है आपका करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, कई बार प्रीपेड एक्सपेंस को भी माइनस किया जा सकता है यहाँ से, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में उसको पुट करो, कैलकुलेट करो। आइडल रेशियो 1:1 होता है जो अच्छा रेशियो माना जाएगा क्विक रेशियो, और करंट रेशियो जो आइडल रेशियो माना जाएगा उसको 2:1 कहते हैं, मतलब ये और रहता है आपका। ठीक है, देन गाइस हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। मेजर द फर्म्स अर्निंग कैपेसिटी। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं कंपनी की कितना अर्न कर रही है उसकी कैपेसिटी को बताते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो नाम से पता चल रहा है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, हम अर्निंग कैपेसिटी निकाल रहे होंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट रख दो, डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों जितना अच्छे होंगे उतना अच्छा ही हमारी कंपनी के लिए होता है ना। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम चीजें कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताने के लिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, नाम से पता चला डेट ऊपर इक्विटी नीचे, तो डेट ऊपर इक्विटी नीचे, डिवाइड कर दो आंसर निकल के आ गया। 2:1 जो है अच्छा माना जाता है,
बाकी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस तरह की है वो। एक्टिविटी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये एफिशिएंसी बताती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डेटर टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। तो ये फॉर्मूलाज हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। ये लास्ट फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू रेशियोज। सो अर्निंग पर शेयर निकालने को बोला जाए, जो कि एक बार बोला भी गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सपोज करो 100 रुपये जो है हमें 1000 रुपये बांटते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और हमारे पास टोटल 100 शेयर्स हैं, तो काट दो, यानी कि 10 रुपये आ गया ईपीएस। अर्निंग हर एक शेयर को 10 रुपये मिलेंगे। इसी के अलावा गाइस देखो, एक प्राइस अर्निंग पी रेशियो होता है। तो पी रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। जितना मार्केट प्राइस चल रहा है इस टाइम पर मार्केट में, और अर्निंग पर शेयर कितना है, तो पी रेशियो निकल के आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर सपोज करो 100 रुपये चल रहा है मार्केट में, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो उस टाइम पर 20 चल रहा है, तो डिवाइड कर दो 20 पंजे 100, 5 निकल के आ गया। इसका मतलब है कि पी रेशियो जो है वो 5 है। सो ये इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टर्स को देख के इन्वेस्ट करता है। शोज हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ अर्निंग। कितना इन्वेस्टर जो है रेडी है पे करने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है गाइस। सो 3 एक्टिविटीज होती है इसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर जनरली पूछते हैं इस तरह की चीजें, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी है, तो वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो अगर बिल्डिंग परचेज की है, तो बिल्डिंग परचेज करना तो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। और अगर कैश में परचेज की है तो कैश आउटफ्लो होगा, तो वहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो बिल्डिंग परचेज करना आपका जनरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट कहलाएगा। अगर सपोज को आपने शेयर इशू कर दिए, आपने शेयर इशू कर दिए कंपनी के लिए, तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे आएगी। अब हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। तो इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड है। मीन जो होता है अर्थमेटिक एवरेज होता है, मीडियन आपका मिडिल वैल्यू बताता है, और मोड में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। मीन यूज ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, मतलब जो बड़ी वैल्यूज होती है उससे अफेक्ट हो सकता है ये। मीडियन मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एंड जो मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होती है, नॉट अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। समझ गया ना कि एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स का मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार। सपोज करो एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 और 100 ये है। अब आप इसका जब एवरेज निकालोगे तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 5 3 8 2 10 और 11 111 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो एवरेज निकल के आ जाएगा 5 2 10, 5 दूना 20.5 2 10 20.2 के आसपास समथिंग आ जाएगा, है ना? नहीं, 22 22.2 के समथिंग आएगा। अब बताओ 22.5 जो है क्या वो एवरेज शो कर रहा है? इसका नहीं कर रहा है ना शो, क्योंकि 1 2 3 में 22 का क्या मतलब है, इतना एवरेज कैसे आ गया? मैं अगर बोलूँ कि 5 लोग हैं, पांचों को हम 22 रुपए की समथिंग देते हैं एवरेज, तो सबको मिल रहे हैं क्या 22 रुपए? नहीं मिल रहे, किसी को तो 1 रुपये मिल रहा है, किसी को 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो है अफेक्ट होता है आउटलायर से। आउटलायर्स मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है 100 रुपये। और ये अफेक्ट नहीं होता है मीडियन। सपोज करो यहाँ पर हमें 3 मीडियन आ गया आपका, क्योंकि बीच की वैल्यू निकाली ना, हमें 2 इधर 2 इधर, बीच की वैल्यू निकाल दो, तो ये अफेक्ट नहीं होता है। मोड भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा बार आएगा उसी को मोड कहेंगे, तो वो भी जो है एक्सट्रीम वैल्यू से जनरली अफेक्ट नहीं होता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्पर्जन के अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन सा जो है वो डिस्पर्जन का मेजर है। तो उसमें रेंज है आपका, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके मेजर्स हो जाएंगे डिस्पर्जन के। कोरिलेशन रिग्रेशन की अगर गाइस हम बात करें तो, अच्छा मैं इनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो इतना टाइम नहीं एग्जाम में, मैंने इसको पेड कोर्स में बहुत ही इन डेप्थ पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अभी बस हम रिवीजन पर्पस ही कर रहे हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हो, टू वेरिएबल्स के बीच में, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स के बीच में, एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग कम तो सेल्स कम। और ये जो रेंज होती है कोरिलेशन की, वो -1 से लेकर के +1 के बीच में हो सकती है। सो दिस इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बात करें कि आपका जो वैल्यू ऑफ आर होती है, कोरिलेशन की वैल्यू होती है, वो किस तरीके से
और क्या इंटरप्रेट करती है। तो +1 अगर है कोरिलेशन, इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। 0.75 से 0.99 के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। 0.25 से 0.74 के बीच में मॉडरेट लेवल का पॉजिटिव रिलेशन है। 0 लेवल का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। माइनस में उसी वैल्यूज को बोलेंगे मॉडरेट नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और परफेक्ट नेगेटिव। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोरिलेशन को स्टडी करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्कैटर डायग्राम हो गया, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, ये सब आपके मेथड हो सकते हैं इसको स्टडी करने के। आप कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है ये गाइस इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इससे भी ज्यादा, कार्ल पियर्सन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको एन की वैल्यू दे दी जाती है और सिग्मा डी की वैल्यू दे दी गई। सपोज करो एन की वैल्यू 5 दे दी गई, सिग्मा डी की वैल्यू दे दी गई आपको 10। अब बोला गया कि बताओ भाई स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालो। चलो कैसे निकालोगे, सिंपल वैल्यू पुट कर दो 1 - 6 और सिग्मा डी की वैल्यू दी रखी है आपको 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एन की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5, 5 का स्क्वायर -1। बस इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर निकल के आ गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बन चुका है गाइस, तो अच्छे से याद कर लो इस फॉर्मूले को। रिग्रेशन एनालिसिस क्या शो करता है, रिग्रेशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर। एक वेरिएबल के बेसिस पर दूसरे वेरिएबल की कितनी वैल्यू निकल के आएगी वो प्रिडिक्ट करता है। सो प्रिडिक्ट सेल्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, प्रिडिक्ट डिमांड फ्रॉम प्राइस। इस तरह की जो चीजें दो वेरिएबल्स के बीच में वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कुछ इस तरीके से शो किया जा सकता है, जहां पर वाई जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यू, और ए जो आपका एक इंटरसेप्ट है दो वेरिएबल्स के बीच में, स्लोप है बी आपका, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा एक्स। तो इस तरीके से जो इक्वेशन होती है ये। अब अगर पॉजिटिव बी है, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर आपका जो बी है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल के आएगा। और अगर नेगेटिव है बी तो फिर नेगेटिव रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, ग्रेटर इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। गाइस थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा मैं थक गया हूँ, एक सेकेंड। सैम्पलिंग गाइस क्या होती है, जैसे आप सबको पता है कि अगर हम एक पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसपे स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ आइटम आपने निकाल लिए और उस पर स्टडी करी, जो आपका रिजल्ट निकला वो आप कंप्लीट पॉपुलेशन पर ड्रॉ कर सकते हैं कि कंप्लीट जो पॉपुलेशन है वो भी इसी तरीके से है। तो सैंपल जो होता है एक हम निकालते हैं, आइटम्स निकालते हैं अपने पॉपुलेशन से, उस पर स्टडी की जाती है। अभी सैम्पलिंग का प्रोसेस है गाइस, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है। सो पहला स्टेप होता है डिफाइन पॉपुलेशन, फिर डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग टेक्निक चूज करना, फिर सिलेक्ट सैंपल, डेटा कलेक्ट, फिर एनालाइज करना। तो ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अच्छे से याद कर लीजिए। आप सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के इधर, नॉन प्रोबेबिलिटी में इधर, या आपका पेपर 1 में भी कॉमन है, पेपर 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमेटिक, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कोटा, पर्पसिव, स्नोबॉल एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आप गाइस देखो इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिंपल रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं। मैंने अपने कोर्स वगैरह में इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, इस वजह से इसको इतना ही पढ़ करके आगे बढ़ना है। तो आप इसको याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी कौन सा, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन से मेथड्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे हम, है ना। इसके अलावा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सब पढ़ने वाले हैं अभी हम। लेकिन गाइस देखो मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छे से नहीं आती है स्टैटिस्टिक्स और आपको टी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह अच्छे से समझ में नहीं आते, आपको नहीं समझ में आता है क्या ये सब अनोवा का स्क्वायर टेस्ट में कंफ्यूजन होती है, भूल जाते हो, तो एक 25 मिनट की छोटी सी क्लास है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे को देख लेंगे तो ये टॉपिक जो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, तो ये वीडियो रिकमेंडेड है, आप जरूर देखिए इस वीडियो को। अच्छा ये वीडियो कहाँ मिलेगी, आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है हमारे चैनल का नेम, हमारे चैनल का नेम है यूजीसी मेंटोर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज आप हाइपोथेसिस भी लिख करके सर्च करोगे तो ये वीडियो आ जाएगी। तो हम आगे चैनल का नेम जरूर लिखना है, सिर्फ टी टेस्ट लिखोगे तो नहीं आएगी वीडियो। चैनल का नेम यूजीसी नेट मेंटोर, पूरा नाम लिखना है, और उसके बाद टी टेस्ट लिख करके आगे कंटिन्यू करके सर्च करके वीडियो को देख लेना है। ठीक है, चलिएगा आगे कंटिन्यू करते हैं। सैम्पलिंग एरर गाइस क्या होता है, देखो नाम से पता चला है कि सैंपल की वजह से एरर हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सैंपल रिजल्ट एंड पॉपुलेशन रिजल्ट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया रिजल्ट निकालने में, सो क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है लार्जर साइज सैंपल साइज, अगर सैंपल साइज हम बढ़ा लें तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है, प्रॉपर रैंडम सैम्पलिंग की जाए तो भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है।
तो ये सैम्पलिंग एरर हो गया। नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा होता है? जो सैंपल की वजह से नहीं हुआ है, किसी और वजह से एरर हो गया है, डेटा एंट्री मिस्टेक हो गई, या फिर इंटरव्यू और बाइस हो गया, नॉन रिस्पॉन्स मेजरमेंट एरर, कोई अदर एरर हो गया जिसकी वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? देखो सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से समझ लीजिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? हाइपोथेसिस is a tentative statement about the relationship between variables that can be tested statistically. क्या बोला जा रहा है कि एक हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमें टेस्ट करना है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट कैन बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली, जिसको हमें टेस्ट करना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग इंक्रीज सेल्स। क्या एडवर्टाइजिंग हमारी सेल्स को इंक्रीज करती है? तो अब रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या दिखाएगा, या तो वो सेल्स इंक्रीज करेगी या तो सेल्स इंक्रीज नहीं करेगी, दो चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके के जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अब गाइस जो हाइपोथेसिस होती है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ही को हम टेस्ट करते हैं, स्टेट्स नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो आपकी नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हैज नो इफेक्ट ऑन सेल्स, कोई इफेक्ट नहीं है सेल्स का के ऊपर एडवर्टाइजिंग का, तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस है। और ऑल्टरनेट इसका उल्टा हो जाएगा कि भाई एडवर्टाइजिंग का जो इंक्रीज सेल्स इंक्रीज बढ़ाएगी इफेक्ट होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, नल हाइपोथेसिस। अब टाइप 1 टाइप 2 एरर पढ़ लेते हैं कैसे हम लोग। देखो टाइप 1 एरर जो होता है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर कहलाता है। इसको ऐसे याद कर लो कि लाइफ की पहली गलती क्या होती है? टाइप 1 मतलब लाइफ की पहली गलती, जब आपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, ट्रू था कोई इंसान, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, लाइफ की पहली गलती। और लाइफ की दूसरी गलती क्या होगी? टाइप 2 एरर क्या होगा कि आपने झूठे इंसान को अपना लिया, झूठा इंसान था, फॉल्स था। नॉट रिजेक्टेड का मतलब आपने उसको एक्सेप्ट किया होगा, है ना, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसको? नल हाइपोथेसिस को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये जस्ट एक तरीका याद रखने का। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट अभी यूजीसी नेट पेपर में पूछा गया था, अभी 2 दिन पहले की बात है, शायद 24 तारीख को पूछा गया है, 23 तारीख को पूछा गया था। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 1 में भी तो ये जो प्रोसेस है पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर सिग्निफिकेंस लेवल बनाते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, फिर कैलकुलेट करेंगे टेस्ट वैल्यू, फिर हम क्रिटिकल वैल्यू पी वैल्यू उसको कंपेयर करेंगे और एक्सेप्ट या रिजेक्ट का जो है डिसीजन बना लेंगे। तो ये इसके प्रोसेसिंग अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वैसे देखो इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक में जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, इसको कब यूज़ करते हैं? जेड टेस्ट को तब यूज़ करेंगे जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन हो, हम जानते हो पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में। टी टेस्ट कब होगा? जब एन की वैल्यू यानी कि स्मॉल सैंपल साइज हो, एन की वैल्यू 30 से कम हो, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो, तब इसको यूज़ किया जाएगा। इसमें वन सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट किए जाते हैं। खैर वो तो बात की बात है, आप बस फैक्ट याद रख लो, ये जो फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। ये लार्ज सैंपल साइज होगा तब जेड टेस्ट, और स्मॉल सैंपल साइज होगा तो एन टी टेस्ट। काय स्क्वायर टेस्ट, इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यूज फॉर इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट। ये याद कर लीजिए, कई बार टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि गुडनेस ऑफ फिट जो है किस में चेक किया जाता है, तो काय स्क्वायर टेस्ट में ये चेक किया जाता है। अनोवा टेस्ट क्या होता है? यूज टू कंपेयर 3 और मोर ग्रुप, मीन्स हम ज़्यादा लोगों को ज़्यादा मतलब जो ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग सेल्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 रीजन, दिल्ली, मुंबई का, चेन्नई, इस तरीके से अगर कंपेयर करें तो अनोवा वहाँ पे यूज होगा, एफ टेस्ट। अब guys देखो, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया ऊपर ऊपर से। मैं अगेन बता दूं कि आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में जानना है कि क्या होता है, कैसे यूज होता है सब। तो जो मैंने आपको क्लास अभी रेफर करी, इस क्लास को आप देख लीजिए, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। 25 मिनट की छोटी सी क्लास है, इसका लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर टी टेस्ट लिखना, तो ये वाली क्लास आ जाएगी। जरूर देखिए इस क्लास को, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए, थक गया थोड़ा सा मैं, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल है, इसको याद कर लीजिए। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक का दे रखा है मैंने, ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जेट टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा और पियर्सन कोरिलेशन, ये सारे सारे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होंगे? काई स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटनी, क्रुस्कल वल्ली एंड स्पेयरमैन। ऐसे याद रख लो कि जो नाम से हैं जैसे मैन वाइटनी, क्रुस्कल वल्ली, स्पेयरमैन, ये सब आपके नॉन पैरामीट्रिक है। और बस इस नाम को छोड़ के, पियर्सन को छोड़ के, पियर्सन जो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक है क्या? पैरामीट्रिक का मतलब है कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हम ये वाले टेस्ट यूज कर सकते हैं। और अगर डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डेटा कुछ इस तरीके से है या इस तरीके से कुछ अलग ही डेटा डिस्ट्रीब्यूट, फिर ये वाले टेस्ट यूज किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, समझनी पड़ेंगी। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं इस फटाफट से, इसको फिनिश करते हैं। सो आईबी क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्टेड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड, मतलब कोई भी करो आप अक्रॉस बॉर्डर तो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा वो। मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, एफडीआई एंड होली ऑन सब्सिडरी। एक्सपोर्ट में क्या होता है? हम सामान सेल करते हैं, सिंपली इंडिया से एक्सपोर्ट किया सामान। इंपोर्ट मतलब सामान अब्रॉड से मंगा लिया अपने लिए। लाइसेंसिंग, परमिशन दी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करने के लिए। अ कंपनी लाइसेंस इट्स टेक्नोलॉजी। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है? फास्ट फूड चेन, जैसे आपने देखा होगा मैकडी वगैरह, है ना, तो वो सब इसमें आ जाएगा। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जहाँ पर दो कंपनी मिल करके एक कंपनी में, जैसे टाटा स्टारबक्स करके है या फिर मारुति सुजुकी हो गई, जॉइंट वेंचर्स की एग्जांपल हो गए। इस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंट्री, जैसे टोयोटा ने सेटअप किया प्लांट हमारे इंडिया में, तो वो आपका एफडीआई कहलाएगा। होली ऑन सब्सिडरी, 100% जो पेरेंट कंपनी वो ऑन करती है किसी कंपनी की ब्रांच को जो कि ओवरसीज खुली हुई है, तो वो आपका होली ऑन सब्सिडरी कहलाएगा। ये तरीके आपके सबसे मिनिमम, सबसे मतलब लोएस्ट जो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सबसे रिस्क फ्री कह सकते हो आप, या फिर सबसे लोएस्ट लेवल का जो एंट्री होती है, और सबसे हाईएस्ट लेवल की एंट्री एफडीआई और होली ऑन सब्सिडरी में होती है। हाईएस्ट रिस्क होता है और इसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड फिर डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन बनता है गाइस। 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है ना। किसको रिप्लेस किया? गेट को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को इसने रिप्लेस कर दिया। तो डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। प्रिंसिपल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो याद कर लीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव से क्यों बनाया गया। प्रमोट फ्री ट्रेड, रिड्यूस टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, इंश्योर फेयर कंपटीशन, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नहीं मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट है आपका एक अग्रीमेंट जो इसके अंदर आते हैं, तो अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसके अंदर आता है। ट्रिप्स आता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स एंड ट्रिप्स दोनों आते हैं ना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एंड गेट्स भी आता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये जितने भी एग्रीमेंट है सारे के सारे डब्ल्यूटीओ के अंदर ही आते हैं, तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है डब्ल्यूटीओ का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है आपको। हम बात करेंगे आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ? 1945 में। आईबीआरडी के साथ स्टैब्लिश हुआ था, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ ये भी स्टैब्लिश हुआ था। दोनों की स्टैब्लिशमेंट ईयर वही है, 1945 ही है। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1947 में, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर दोनों का, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है, यूएस में ही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाया गया था? ताकि प्रमोट करें किया जाए एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ याद रखिए, आईएमएफ का काम है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, जबकि वर्ल्ड बैंक का काम है स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, स्टेबिलिटी बना के रखना। एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ एफडीआई पे जनरली क्वेश्चन बनता है, जब हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या टाइप्स हो सकती है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई, इन्वेस्टमेंट इन द सेम बिजनेस एक्टिविटी अब्रॉड। सपोज करो आप इंडिया में कार बनाते हो और आपने, जैसे मारुति सुजुकी है, इस तरह का जो काम नहीं होता, मारुति सुजुकी, सुजुकी जापान की कंपनी है, इंडिया में आई, कार मैन्युफैक्चर के साथ हाथ मिलाया, तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अ कार मैन्युफैक्चर ओपन अनदर कार मैन्युफैक्चर प्लांट इन अनदर कंट्री। कार से रिलेटेड काम है, आपने कार से रिलेटेड काम ही आपने दूसरी कंट्री में स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई में क्या होगा? अ कार कंपनी एक्वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब आपने कार बनाते हो, आप यहाँ पर कार का प्रोडक्शन करते हो, तो टायर बनाने वाली कंपनी को आपने एक्वायर कर लिया, तो इससे क्या हुआ? मतलब आपने अपने ही बिजनेस से रिलेटेड कंपनी को किया है,
मतलब एज ए रॉ मटेरियल आप उसको यूज करोगे और आगे सामान बेचोगे, तो क्या कहलाएगा, वर्टिकल एफडीआई। कार का काम है आपका, कार में ही आपने दूसरी कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कार कार सेम, तो आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। और ये आपका कहलाएगा वर्टिकल, जहाँ पर आपने या तो आपने रॉ मटेरियल वाली कंपनी स्टार्ट करी या परचेज कर लिया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने अपनी खुद की कंपनी को ही वहाँ पर एज ए कंपनी स्टैब्लिश किया है, तो वर्टिकल। कॉन्ग्लोमरेट में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस। जैसे मैं कार बनाता हूँ इंडिया में, और यूएस में जा करके मैं सॉल्ट बनाने लग जाऊँ, नमक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, तो ये कॉन्ग्लोमरेट कहलाएगा। मतलब बिल्कुल ही अलग अलग ही काम मैंने स्टार्ट कर लिया दूसरी कंट्री में जाके। अगर हम बात करें कितने फॉर्म्स होते हैं, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट दो तरह की फॉर्म होती है। ग्रीन फील्ड में होता है सेटअप अ न्यू फैसिलिटी, बिल्कुल ही न्यू फैसिलिटी बनाई आपने दूसरी कंट्री में जाकर के। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी सेटअप था, आपने बस एक्वायर कर लिया और उसको अपने में मर्ज कर लिया, तो वो क्या है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एफडीआई एफपीआई में डिफरेंस क्या है, तो यही कि भाई एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज करो मैं फेसबुक के शेयर परचेज कर लूँ, या मैं एप्पल के शेयर परचेज कर लूँ, उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एफपीआई कर रहा हूँ। वो एफडीआई नहीं कहलाएगा, वो एफपीआई कहलाएगा, क्योंकि मैंने शेयर परचेज किए हैं, पोर्टफोलियो है मेरा, है ना। तो एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली यूएस में, तो वो आपका एफडीआई कहलाएगा। और मैंने फेसबुक के शेयर परचेज कर लिए, तो आपका एफपीआई कहलाएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल एफडीआई के अंदर ज़्यादा होता है, यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता है। हाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो लो इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हो आप। लेस लिक्विड, ये मोर लिक्विड होता है, आप कभी भी शेयर बेच सकते हो मार्केट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, इससे क्वेश्चन बनता है। करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस वगैरह। करंट ट्रांसफर्स, जो भी रेमिटेंस वगैरह आते हैं विदेशों से हमें, गिफ्ट वगैरह आते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे, करंट अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल ट्रांसफर्स, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, कोई भी ऐसी एसेट जो कि आप नॉन फाइनेंशियल टाइप की, उसको आपने सेल कर दिया, फिर डिस्पोज कर दिया, एक्वायर कर लिया, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा जनरली आपका एफडीआई, जो भी आप इन्वेस्ट किया, एफपीआई, है ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बैंकिंग कैपिटल, या जो भी एक्सचेंज रिजर्व वगैरह होता है, वो सब आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट में। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, और सरप्लस कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो पता ही होगा आप सभी को। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट है, इंक्लूड्स ओनली गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आ जाएगा, गुड्स सर्विसेज इनकम ट्रांसफर सब आ जाएगा इसके अंदर। ये नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है। तो ये पार्ट है करंट अकाउंट का, और ये कंप्लीट इंटरनेशनल अकाउंट्स को इंडिकेट करता है, शो करता है। एक्सचेंज रेट आपको पता ही है क्या होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग। यार इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि टाइम नहीं है, और अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ना, तभी डिटेल में पढ़ पाएंगे आप लोग। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी थ्योरी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है, 1600-1800 के आसपास बनी थ्योरी। कोई इसका सिंगल फाउंडर नहीं है ना, और जबकि एक थॉमस मुन करके नाम जो है इसका कई बार जोड़ा जाता है इस नाम से। तो इसमें मेन आइडिया ये था कि नेशनल वेल्थ तभी बढ़ाई, गोल्ड और सिल्वर के थ्रू मेजर की जा सकती है। तो बोला गया था भाई जितना हो सके इनकरेज करो एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज करो इंपोर्ट, ताकि हम ट्रेड सरप्लस में रहें, और गोल्ड को जमा करो, इसमें ये बोला गया था, गोल्ड एंड सिल्वर को। फिर थ्योरी आई, अच्छी अच्छी थ्योरीज जो है अब स्टार्ट हुई 1776 से और 1817 से। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, और जनरली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में क्या बोला गया, कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली विद लोअर कॉस्ट देन अदर कंट्रीज एंड ट्रेड फॉर द रेस्ट। तो जिस कोई भी कंट्री जो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कोई सामान को बना सकती है, तो उसको वही सामान बनाना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला था 1776 में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने कहा कि भैया 2 मिनट रुको एडम स्मिथ, हमें भी कुछ कहना है, हमें भी कहने दो। 1817 में थ्योरी आई, उन्होंने बोला दैट कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद द लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इवन
इफ वन कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, जैसे सपोज कोई कंट्री है वो हर तरह का सामान बना लेती है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, तो उस केस में भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है किस चीज़ में, किस चीज़ को बनाने में अच्छी रहेगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन करना चाहिए। डेविड रिकार्डो ने बोला था। तो बस इसमें बेसिकली ये है कि याद रखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की गई है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर एफिशिएंसी की बात की गई है। कुछ टर्म्स है जो कि कीवर्ड आपको अगर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि किसके अंदर क्या बोला गया था। इसके अलावा एक रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। एक फैक्ट्री एंडोमेंट थ्योरी है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी, आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा इसको। 1919 में हेक्सर ओली ने बनाया था इसको, एली हेक्सर बट ओली ने बनाया था इसको। इसको फैक्ट्री एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं, हेक्सर ओलिन थ्योरी कहते हैं, कई बार टू फैक्ट्री थ्योरी भी कहते हैं। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर abundant फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल लैंड इंटेंसिवली एंड इंपोर्ट गुड्स रिड्यूसिंग स्केर्स फैक्टर। इन्होंने सिंपल भाषा में एक बात बोली कि भाई कोई भी कंट्री उस सामान को एक्सपोर्ट करती है, उस सामान को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जो कि वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में लेबर ज़्यादा पाया जाता है, तो इंडिया में क्या होगा, जो लेबर वाले सामान है, जैसे जैसे सिलाई वगैरह हो गई, सिलाई कपड़े हो गए ना, वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि जो जहाँ ज़्यादा सामान पाया जाता है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल, वो चीज़ वहाँ वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कैपिटल जो है ज़्यादा पाया जाएगा अमेरिका में, यूएस में, तो वो लोग जो है कैपिटल बेस्ड सामान एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये इन्होंने बस इतना ही बोला। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी बनाई थी स्टेफन बुलस्टैम लंडन ने 1961 में। उन्होंने बोला कंट्रीज सिमिलर इनकम लेवल्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोर लाइकली टू ट्रेड विद ईच अदर। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो खाना है, खाने पीने का जो सामान है, हमारा खाना बहुत ज़्यादा मैच करेगा किससे, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, है ना, और कुछ हद तक श्रीलंका से। इनसे खाना हमारा बहुत मैच करेगा, वही दाल चावल रोटी चिकन फिश, ये जो खाना हमारा बहुत मैच करेगा इनसे। वही मसाले यूज़ करते हैं हम लोग, आप देखेंगे बांग्लादेश वही तेल मसाले, हरी मिर्च काली मिर्च लौंग अदरक पुदीना ये सब, तो ये खाना बहुत मैच करेगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा जैसे सिमिलर इनकम होती है, सिमिलर लेवल होता है प्रेफरेंस का, हम लोग आपस में ट्रेड ज़्यादा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब टमाटर, अब देखो हमारे यहाँ पर टमाटर की बहुत किल्लत हो गई थी, तो हमने पाकिस्तान से टमाटर मंगाए थे किल्लत की वजह से। अभी बीच में रेट बढ़ गए थे, फिर गवर्नमेंट को, मतलब अभी तो है नहीं, काफ़ी सालों पहले की बात है। तो क्योंकि हम खाते हैं ना वो सामान, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे यहाँ दिक्कत होगी तो हम वहीं से मंगाएंगे जहाँ जो हम जहाँ पे अवेलेबल है वो। अब यूएस से टमाटर तो आएंगे नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, पीएलसी थ्योरी 1966 में रेमंड वर्नर ने बनाई। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगेन वही रेमंड वर्नर। न्यू ट्रेड थ्योरी बनाई पॉल क्रुगमैन ने। तो ये है। बाकी नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डायमंड मॉडल माइकल ई पॉटर ने बनाई 1990 में, वो याद कर लीजिए। क्रोनोलॉजी, जनरली क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, अगर आपको याद है तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। कौन सी थ्योरी कब बनी, या तो ये पूछ लिया जाता है, या किसने कौन सी थ्योरी बनाई, या फिर ये पूछ लिया जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा इससे आपको। अब बाद में भी याद कर सकते हो कौन सी थ्योरी कब बनी और कौन सी थ्योरी किसने बनाई। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन स्टार्टअप एमएसएमई, इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बहुत ही ज़्यादा, मतलब 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत हाई चांस है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट और आइडियाज़ को। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अडॉप्ट करता है सक्सेसफुल इनोवेशन को। फैबियन एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट चेंज स्लोली, बहुत ही स्लोली चेंज अडॉप्ट करेगा, और जब तक ये दिक्कत ना आएगी तब तक वही मतलब चेंज नहीं करता फैबियन। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो रजिस्ट करता है चेंज को, वो भी मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से आलसी। सोशल एंटरप्रेन्योर सॉल्व्स सोशल प्रॉब्लम थ्रू बिजनेस। वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऑन एंड मैनेज बाय वुमेन। ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और दोबारा बन सकता है, तो अच्छे से याद कर लो। स्टार्टअप इंडिया का जो कैंपेन आपको पता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना ताकि ग्रोथ हो, ये लॉन्च किया गया था इंडिया में 16 जनवरी 2016 में। तो ये फैक्ट याद रखिए, क्योंकि स्टार्टअप से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये एमएसएमई की जो लिमिट है याद रखिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है एमएसएमई की। तो माइक्रो में अप टू 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो है। एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ तक। स्मॉल में अप टू 25 करोड़ और एंड एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ तक। मीडियम में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ तक। तो ये माइक्रो स्मॉल, इसको 2025 में ही उसको रिवाइज किया गया है। तो ये लेटेस्ट वाली लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल एक्ट में मेंशन थी वो अलग थी, बट इसको बाद में रिवाइज भी किया गया था। ऐसे याद रखना
कि 10-10 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 2.5 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 25 बन जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो वैसे तो 250 बनना चाहिए, बट यहाँ पर 125 बन रहा है। अगेन मतलब थोड़ा इस तरीके से याद कर सकते हो कि 10 गुना है ये, हाँ, 2.5 से 25 है 125, 10 से 100 फिर 500। तो इससे लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आप कर लीजिए। एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो स्टार्ट करता है बिजनेस को। इंट्राप्रेन्योर जो वर्क करता है, मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही रह करके काम करता है, वहीं विद इन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन करने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ऑन्स द बिजनेस, और ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है। बियर्स पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क, ये बियर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, जबकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, ये अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। अब गाइस देखो यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ यार, बहुत टाइम लगता है इस तरह की वीडियोस को बनाने में। तो आप कुछ वर्ड्स लिखा करो, वर्ड्स लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो इसलिए गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ वर्ड्स जरूर लिख के जाओ, वीडियो को छोड़ के मत जाना। कुछ वर्ड्स जरूर लिख के जाना वीडियो के नीचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर डाल सकते हो, जो भी जिस ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो। आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। इनफैक्ट आप एटलीस्ट कमेंट तो जरूर करके जाओ वीडियो को लाइक करके, ताकि यार हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट क्रिएट करने में। हमने यूजीसी नेट पेपर 1 को भी हमने मिनिमम टाइम में कवर किया हुआ है रिविजन सीरीज 4.0 के थ्रू। तो आप उसी तरीके से इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक पढ़ सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के। तो आप इस रिविजन सीरीज 4.0 को फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। बाकी गाइस देखो, अभी तो जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप दिसंबर एग्जाम के लिए 6 मंथ का जो कोर्स है वो एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मैं गाइस आपने देखा होगा मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। तो ऐसा ही आपको कोर्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा कोर्स में। तो लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कोर्स के अंदर। अभी तो इस क्लास में मैंने हिंदी नहीं डाली बिकॉज एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ था, शॉर्ट टाइम में पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।